हेलो फ्रेंड्स, अवाम वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर। दिस इज अखिलेश कुमार। दोस्तों, आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। वैद्युत चालन नामक यूनिट जो था, उसमें हम लोग उस यूनिट का पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है किरचॉफ का नियम तथा किरचॉफ के नियम और साथ ही साथ वैद्युत परिपथ। तो हम लोग इसको स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले जो वैद्युत चालन नामक चैप्टर था, इलेक्ट्रिक कंडक्शन, वो खत्म हो गया। उसकी थियरी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ। इन सब के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे और शीघ्र ही यह चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद ये वैद्युत चालन नामक यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद हम लोग चलेंगे चुंबक वाले चैप्टर में। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत क्षेत्र में हमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है सेल क्या होता है, सेल का वैद्युत वाहक बल क्या होता है। मतलब हमें सेल के बारे में कंप्लीट अध्ययन करना है। सेलों का संयोजन पढ़ना है। 3 प्रकार के संयोजन बनाए जाते हैं, या तो श्रेणी क्रम संयोजन, या तो समांतर क्रम संयोजन, या फिर इसमें मिश्रित क्रम संयोजन भी चलता है। तो अभी तक हमने 2 क्रम में किसको जोड़ा था? प्रतिरोधों को। कौन कौन से? एक तो सीरीज में और एक पैरेलल में। लेकिन यहाँ पर हम लोग मिक्स्ड भी पढ़ने वाले हैं, तो 3 प्रकार के कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि अपना सेल क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं कि सेल क्या होता है। तो यह सेल जो है वो एक प्रकार की युक्ति है। सेल क्या है? एक प्रकार की युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी परिपथ में आवेश प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। मतलब कि सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी परिपथ में आवेश को निरंतर बनाए रखने का कार्य करती है। तो सेल एक ऐसी युक्ति है जो क्या करती है? रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सेल क्या है? सेल एक ऐसी युक्ति है, लिखिए आप लोग, सेल एक ऐसी युक्ति है, सेल एक ऐसी युक्ति है जो काम क्या करती है? तो रासायनिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी परिपथ में आवेश प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। आवेश प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। याद हो गया होगा आपको परिभाषा कि सेल एक प्रकार की युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी परिपथ में आवेश प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। और अगर हम लोग सेल के प्रतीक की बात करें, सेल का जो प्रतीक होता है वो इस प्रकार से दर्शाया जाता है। ये क्या है अपना? तो यहाँ पर हम लोग सेल का प्रतीक बना दे रहे हैं। ये हो गया सेल का प्रतीक। बड़े वाले को प्लस और छोटे वाले को माइनस कर देते हैं। ये हो गया सेल का प्रतीक। और याद रखिएगा, सेल एक प्रकार की युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी परिपथ में आवेश प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। सेल के बाद अब हम लोग देखते हैं बैटरी क्या होती है। बैटरी तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी, यानी कि सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। यदि हम लोग कई सेलों को जोड़कर एक संयोजन बना दें, सेलों के
संयोजन को बैटरी कहते हैं। बैटरी किसे कहते हैं? तो सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। इसका प्रतीक हम लोग देख लेते हैं कि बैटरी को किस चीज से प्रदर्शित किया जाता है। तो बैटरी इस प्रकार प्रदर्शित की जाती है, एक ऐसे लाइन बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पर ऐसे कर देते हैं और यहाँ पर एक छोटी सी लाइन बन जाएगी। मतलब ये हो गया बैटरी का प्रतीक। ये क्या है? तो प्रतीक है किसका? बैटरी का। सेल का प्रतीक और बैटरी का प्रतीक दोनों में अंतर देखिए। बैटरी को इस प्रकार से दर्शाया जाता है और सेल को इस प्रकार से। तो सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी भी परिपथ में आवेश प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। और हम लोग कई सेलों को एक साथ जोड़ दें, मतलब सेलों का संयोजन बना दें, तो उसे हम लोग बैटरी कहते हैं। और बैटरी का प्रतीक यहाँ पर दिया गया है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और उसके बाद हम चलते हैं सेल के वैद्युत वाहक बल पर। सेल का वैद्युत वाहक बल क्या होता है? EMF ऑफ द सेल। आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल, यानी कि EMF ऑफ द सेल। EMF ऑफ द सेल बोला जाता है। तो यहां पर हम लोग इसकी परिभाषा क्या होगी? तो एकांक परिपथ को यानी कि एकांक आवेश को परिपथ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है अथवा जो ऊर्जा व्यय होती है, उसी को हम लोग सेल का वैद्युत वाहक बल कहते हैं। सेल का वैद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? तो एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा जो कार्य किया जाता है अथवा जो ऊर्जा व्यय होती है। एकांक परिपथ को पूरे आवेश में प्रवाहित करने के लिए परिभाषा लिखेंगे, एकांक परिपथ में, यानी कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा जो कार्य किया जाता है, सेल द्वारा जो कार्य किया जाता है, सेल द्वारा जो कार्य किया जाता है अथवा जो ऊर्जा व्यय होती है। एकांक आवेश को संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा जो कार्य किया जाता है अथवा जो ऊर्जा व्यय होती है, अथवा जो ऊर्जा व्यय होती है उसे ही सेल का वैद्युत वाहक बल, सेल का वैद्युत वाहक बल कहा जाता है। तो एकांक आवेश को संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा जो कार्य किया जाता है अथवा जो ऊर्जा व्यय होती है, उसे ही सेल का वैद्युत वाहक बल कहा जाता है। माना एकांक आवेश क्यों है, जिसको प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा जो किया गया कार्य है वो W है। एकांक आवेश क्यों को प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा किया गया कार्य या व्यय हुई ऊर्जा क्या है? W है। तो सेल का वैद्युत वाहक बल E बराबर W/Q हो जाएगा। यानी कि माना, यहां पर आप लोग पूरा लिखेंगे, माना एकांक आवेश Q को संपूर्ण परिपथ में सेल द्वारा को पूरे परिपथ में
प्रवाहित करने में किया गया कार्य, प्रवाहित करने में किया गया कार्य या व्यय हुई ऊर्जा, करने में किया गया कार्य या व्यय हुई ऊर्जा, व्यय हुई ऊर्जा W है। तो EMF ऑफ सेल मतलब आप लोग समझते हैं या नहीं? तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल यानी कि EMF ऑफ द सेल यानी सेल का वैद्युत वाहक बल E बराबर, तो लिख लीजिए सेल का वैद्युत वाहक बल, वैद्युत वाहक बल E बराबर W, यानी W क्या है? किया गया कार्य या व्यय हुई ऊर्जा, किया गया कार्य यानी W बटे व्यय हुई ऊर्जा बटे आवेश, प्रवाहित आवेश। आवेश क्या है? तो Q है। और इसको हम लोग अगर शॉर्ट में लिखें E बराबर W बाई Q, E बराबर W बाई Q। कार्य का मात्रक क्या होता है और उसके बाद आवेश का मात्रक क्या होता है, तो उसको बोलेंगे जूल प्रति कूलाम। मात्रक क्या हो जाएगा? जूल प्रति कूलाम, इसको बोला जाता है जूल प्रति कूलाम, क्योंकि कार्य का मात्रक जूल और क्यों मतलब आवेश का मात्रक कूलाम, या फिर इसको संयुक्त रूप से बोला जाता है वोल्ट। दो मात्रक होते हैं, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। और यह कौन सी राशि है? तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल एक अदिश राशि है। राशि कौन सी है? तो यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि। इतना चीज आप लोगों को पढ़ना है EMF ऑफ द सेल में कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा जो कार्य किया जाता है अथवा जो ऊर्जा व्यय होती है उसे ही सेल का वैद्युत वाहक बल कहा जाता है। वैद्युत वाहक बल यानी एकांक आवेश क्यों को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में कार्य या फिर व्यय हुई ऊर्जा W हो, तो सेल का वैद्युत वाहक बल E बराबर W बाई क्यों जूल प्रति कूलाम या फिर वोल्ट। और यह एक अदिश राशि है। आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद हम लोग फिर चलते हैं और देखते हैं टर्मिनल विभवांतर क्या होता है। इसको नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है टर्मिनल विभवांतर। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब टर्मिनल विभवांतर क्या होता है। टर्मिनल विभवांतर क्या होता है? तो ये होता है, टर्मिनल विभवांतर होता है सेल से जुड़े परिपथ के, सेल से जुड़े परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभव के अंतर को टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। मतलब किसी परिपथ को सेल से जोड़ दिया जाए तो उसके किन्हीं दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभव के अंतर को हम लोग टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। तो लिखेंगे हम सेल से जुड़े परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, सेल से जुड़े परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, आप लोग साथ में लिखिए सेल से जुड़े, सेल से जुड़े परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभव के अंतर को, उत्पन्न विभव के अंतर को टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। टर्मिनल विभवांतर कहते हैं सेल से जुड़े किन्हीं दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभव के अंतर को, सेल से जुड़े परिपथ के, सेल से जुड़े परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभव के अंतर को टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। माना परिपथ के भिन्न भिन्न
मतलब कि जो अलग अलग स्थान है उसको क्या कहेंगे, माना परिपथ के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर व्यय होने वाली ऊर्जाएं। माना परिपथ के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर व्यय होने वाली ऊर्जाएं क्या क्या हैं, W1 W2 W3 डैश डैश Wn हैं। परिपथ के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर व्यय होने वाली ऊर्जाएं क्रमशः W1 W2 W3 और Wn हैं। अतः टर्मिनल विभवांतर V बराबर W बाई क्यू से, V बराबर W बाई क्यू से, यहां पर V1 बराबर क्या हो जाएगा, तो W1 बाई क्यू, V2 बराबर W2 बाई क्यू, इसी प्रकार Vn बराबर हो जाएगा Wn बाई क्यू, Vn बराबर Wn बाई क्यू। अब आप लोगों को पता है कि जो विभव होता है V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डैश डैश Vn होता है। तो V बराबर क्या है, W बाई क्यू, इसलिए W बाई क्यू बराबर W1 बाई क्यू प्लस W2 बाई क्यू प्लस W3 बाई क्यू प्लस Wn बाई क्यू हो जाएगा। तो V अपान क्यू बराबर V अपान यानी W अपान क्यू हो जाएगा, V बराबर W अपान क्यू हो जाएगा, और W1 अपान क्यू, W2 अपान क्यू, W3 अपान क्यू, इसी क्रम में Wn अपान क्यू। अब चूंकि आप लोगों को पता है W अपान क्यू बराबर क्या होता है, E होता है, W अपान क्यू बराबर E, तो E बराबर यहां से W1 अपान क्यू 1 यानी कि W1 अपान क्यू क्या हो जाएगा, E1 लिख दीजिए, या फिर यही चीज W1 अपान क्यू W2 अपान क्यू प्लस डैश डैश Wn अपान क्यू, ये बन जाएगा। ये क्या हो गया अपना टर्मिनल विभवांतर का फार्मूला। टर्मिनल विभवांतर बराबर E बराबर W1 अपान क्यू प्लस W2 अपान क्यू प्लस W3 अपान क्यू, जितने भी जहां जहां पर बिंदु पर ऊर्जाएं जो खत्म हो रही, यहाँ पर व्यय होने वाली ऊर्जाएं हैं वो सब, और बटे आवेश, ये हो गया टर्मिनल विभवांतर। आप लोग इसको नोट कर लीजिए जल्दी से और स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तब हम लोग अब चलते हैं और देखते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो यहां ध्यान से देखिए, टर्मिनल विभवांतर सेल से जुड़े परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। माना परिपथ के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर व्यय होने वाली ऊर्जाएं W1, W2, W3, Wn है, तो टर्मिनल विभवांतर V बराबर W बाई क्यू से, V बराबर W बाई क्यू से, यहाँ पर लिखेंगे V1 बराबर W1 बाई क्यू, V2 बराबर W2 बाई क्यू, इसी प्रकार Vn बराबर Wn। अब आप लोग जानते हैं V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 चैप्टर नंबर 3 से, और ये कहाँ से है अपना, तो स्थिर वैद्युतिकी से, और W1 W बाई क्यू बराबर E होता है। इस प्रकार यहाँ से हम लोग इसका फार्मूला निकाल देते हैं। अब आप लोग इसको समझ गए हैं, नोट कर लीजिए, और हम चलते हैं सेल के वैद्युत वाहक बल क्या होता है उसको देखते हैं, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसी क्रम में सेल के आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता देखेंगे, और फिर हम लोग धीरे धीरे सेलों के संयोजन पर आ जाएंगे। तो आप लोग आई थिंक इसको समझ गए होंगे। यदि आप लोगों के यहाँ अच्छे से समझ में आ गया है तो आप लोग
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। अब इसके आगे हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बाय।